की जो कि मुराद सईद ने ऐवान में किया है। मुराद सईद ने ऐवान में ये बड़ा इंकशाफ किया है कि कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि नून लीग के 7 अरकान ने एनआरओ मांगा। एनआरओ मांगने वाला एक शख्स इस वक्त भी ऐवान में मौजूद है। वो 7 कौन है, अब ये बात सामने आने वाली है। उनमें से एक तो ऐवान में मौजूद है, ये इंकशाफ कर दिया मुराद सईद ने। उनका कहना था कि 7 अरकान ने, 7 लोगों ने एनआरओ मांगा, उनमें से एक यहां पर असेंबली में भी मौजूद है। बाकी कौन है और वो एक कौन है, ये पता लगना है। आपको बताते चले कि ऐवान में वो मौजूद है जिसने एनआरओ मांगा। किसी को भी एनआरओ नहीं मिलेगा। उन 7 अफराद के नाम भी जल्द बता दूंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा इस मौके पर, आप भी देखिए। जनाब स्पीकर, बात यहां पे खत्म नहीं होती। ये एक और सवाल करते हैं कि एनआरओ किसने मांगा। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह रहा हूं, ये बार बार मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। जनाब स्पीकर, मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले कहा था कि अगर मैं पहले वो शहर लूट, मैंने एक शेर यहां पे पढ़ा था और आज मैं इनके सामने फिर पढ़ता हूं और इंशाल्लाह नाम भी लूंगा। मैंने कहा कि इस ऐवान में बैठा हुआ उसको पता है। सुने, शहर लूटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। जनाब स्पीकर, नाम इसी ऐवान में आज भी वो मौजूद है। नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। किसका नाम आएगा, ये कौन है 7 और ऐवान में मौजूद वो एक कौन था, ये कहानी फिर बताने का कहा है मुराद सईद ने ऐवान में बड़ा इंकशाफ कर दिया। जी हां, बिल्कुल। मुराद सईद का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि ऑपोजिशन के 7 अरकान ने एनआरओ मांगा है। उनका कहना था, मैं ये भी बता दूं कि एनआरओ मांगने वाला एक शख्स इस वक्त ऐवान में मौजूद है, लेकिन किसी को भी एनआरओ नहीं मिलेगा। इन 7 अफराद के नाम भी जल्द बता दूंगा। उन्होंने कहा कि नाम जाहिर नहीं कर रहे, पर्दा है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आपकी बात मान ली जाएगी। आपने कौम का पैसा लूटा है, आपको सजा मिलनी चाहिए। मुराद सईद वज़ीर मवासलात आज कौमी असेंबली के फ्लोर पर ऑपोजिशन पर खूब गरजे, खूब बरसे। उन्होंने कहा कि 7 लोग जो हैं उन्होंने एनआरओ मांगा है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़रा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। नसीम ज़रा साहिबा, पहले ये कहा जाता था एनआरओ मांगा जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से, अब गिनती कर दी गई है, 7 लोग हैं, एक ऐवान में मौजूद है, 6 कौन हो सकते हैं? देखिए, बात है कि ये बहुत बड़ी बात कह दी है हुकूमत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो देखना पड़ेगा कि ये कौन है, किसकी बात कर रहे हैं। और यकीनन ऑपोजिशन जो है वो ये भी कहेगी कि आप नाम बताएं। और मेरा ख्याल है कि जैसे ऑलरेडी कह चुकी है ऑपोजिशन, तो अब ये जो कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको मेरे ख्याल से पुश के इससे आगे बढ़ के बात करें और बड़ी स्पेसिफिक बात करें। तो यानी कि मेरा ख्याल है अगर आप इसको इस जाविये में देखें कि एक तरफ मैप ज़्यादा मुतहर्रिक होगी, PMLN के जो लोग हैं वो कुछ को तो हिरासत में ले लिया है और कुछ के हवाले से ECL पे डाला है, जिसमें कि आप इंक्लूड कर सकते हैं हमजा शहबाज को, मरियम औरंगजेब के हवाले से ये सादा के कहा जा रहा है कि नैब का इनका भी कोई खाता खुलेगा। तो अब जाहिर है नैब जो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ साथ ये बात एक और हाउस ऑफ द फ्लोर पे कह देना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि जी 7 लोगों ने एनआरओ मांगा था, और ये भी कहना कि उनमें से ये कभी जहाँ ईवान में मौजूद हैं जो सबसे पहले थे जिन्होंने मांगा है। तो अब ये ऐन मुमकिन है कि, और फिर आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की भी स्टेटमेंट सुने, तो ऐन मुमकिन है कि घेरा तंग कर रहे हैं अब ऑपोजिशन के खिलाफ, नैब अपने आप को ज़्यादा मुतहर्रिक कर रही है। लेकिन सवाल ये होगा जाहिर है कि अब ये नाम बताए लोगों के कौन हैं और उस पर एविडेंस दें। तो ये बात मेरा ख्याल है कि अब इस सब के नतीजे में अगर हम कहें कि अब जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है ऑपोजिशन पे, और
अकाउंटेबिलिटी के हवाले से आपने ये भी सुना नसीम था जरा कि साहिबा, जो कथा कलामी की माफी, तहरुक पैदा हो चुका है। आपने बजा फरमाया कि तहरुक तो है, लेकिन अब यहाँ तक हुकूमत आ गई है कि मुराद सईद साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये बता रहे हैं कि 7 लोग हैं, एक यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत ये सब टैक्टिक्स यूज करके ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है, या फिर एकदम हुकूमत सामने ले आए तमाम नाम ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? जी, मेरा ख्याल है कि ये वो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, देयर मस्ट बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। कोई ये जरूर इनकी कोई हिकमत अमली है जिसके नतीजे में वो चाहेंगे कि जी प्रेशर आप बढ़ाएं, और फिर अब वो इन अ सेंस वो चाहेंगे कि ऑपोजिशन का जी नाम दें सामने, और ऑपोजिशन कह चुकी है कि नाम दें। तो आपको मालूम है ये जो क्रेडिबिलिटी है इस वक्त बहुत से इश्यूज हैं, उसमें एक बड़ा इशू ये है कि ये जो पूरी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो कितना क्रेडिबल है और उसमें शफाफियत कितनी है। तो ये बात ठीक है कि हुकूमत को चाहिए कि ये मिनिस्टर जो हैं वो नाम सामने दें, लेकिन हमने पहले भी देखा कि नाम ऐसे सामने तो नहीं आते, बात हो जाती है, फिर बात आगे निकल जाती है। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है बात आगे नहीं निकलेगी। अब आप देखें हर तरफ से ये अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, नैब के हवाले से प्रेशर बढ़ रहा है, और मैं उसको इस प्रेशर का हिस्सा समझती हूँ। ये यकीनन बात ठीक है कि इनको नाम देने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है ये चीज़ को आगे कुछ दिन चलाएंगे, कहेंगे कि जी आप बताएं, हम देखें, हम आप पूछे नाम, फिर हम नाम देंगे, कुछ इसी तरह का बैक एंड फोर्थ होगा। लेकिन जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि अब प्रेशर ये डाल रहे हैं नैब के हवाले से इस पर, ऑपोजिशन पर, और उसी जाविये में इसको देखना चाहिए। ठीक है नसीम सरा साहब, आपने बताया कि अब नाम तो सामने आ जाना चाहिए। जब भी पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है, इजलास बुलाया जाता है, पेशरफ तो होती नहीं, कानून साजी पर तवज्जो तब जाएगी जब दीगर मामला जो ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन है वो दुरुस्त किए जाएंगे। ऑपोजिशन की जानिब से ज़रा सी लचक दिखाई जाती भी है, तब भी हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन को जो है वो हाथ नहीं लगाने देती और तनकीद का निशाना बनाती है। पीएसी का मामला है, कामा कमेटियों का मामला है, तमाम तर मामला खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ये जो पीएससी का मामला और पीएससी के मामले से नथी, ये तमाम जो कमेटीज हैं, आपको मालूम है कमेटीज बड़ी, उनका अहम रोल होता है पार्लियामान में और जमहूरियत में। लेकिन हमने मुतअद्दिद मरतबा जब भी हुकूमत के मिनिस्टर्स वगैरह से बात की है, प्रोग्राम्स में बात की है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जी ये तो शहबाज शरीफ साहब को किसी सूरत नहीं बनने देंगे, वो प्राइम मिनिस्टर का भी मौक़िफ़ है। और हमारी जब बात हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, लेकिन इस पर भी बात हुई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी अभी कुछ ही दिनों की बात है, हमारे जहन में 10-12 दिनों की डेडलाइन है, फिर हम एक तरफा अपने इक़दाम करेंगे। तो वो देखें, लेकिन बात दुरुस्त है कि इस वक्त 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो कानून साजी, तो जाहिर है कानून साजी ठीक है, और भी गवर्नमेंट का वक्त लगा है कानून साजी में, ये नहीं कि एकदम कानून साजी होती है हुकूमत के आते हुए। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि कमेटीज ही नहीं आपकी बनी, कमेटीज मुतहरिक होती हैं। आपको मालूम है कि कमेटीज जो हैं, चाहे पार्लियामान की हो, सेनेट की हो, उनके पास सुओ मोटो का वैसे ही इख्तियार है जैसे कोर्ट के पास होता है। तो हुकूमत की जो कारकर्दगी होती है, जो तमाम मसाइल होते हैं, तो उस पर आप देख रहे हैं कि वो नहीं हो रहा। ये बात ठीक है और की, लेकिन हुकूमत ने देखिए वो मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत कहती है कि हमारा जो नसीम जरा साहबा साथ ही रहिएगा। इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शरीक गुफ्तगू करते हैं। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं, आज मुराद सईद साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि 7 लोग हैं अपोजिशन के जिन्होंने एनआरओ मांगा और उनमें से एक ऐवान में भी मौजूद है, ये दावा किया उन्होंने। इससे पहले भी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा जाता रहा है, लेकिन कभी भी नाम नहीं बताया गया। तो देने वाले ये कौन है? ये जो मुराद सईद साहब हैं, ये एनआरओ देने वाले कौन है? व्हाट इज हिज कैपेसिटी एंड व्हाट इज हिज पावर टू से लाइक दिस? एनआरओ जो है वो एक जो पाकिस्तान में हुआ है वो कौमी मुफाहमत का एक डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट किसी शख्स ने तो नहीं दिया था ना, इट वाज बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ ने दिया था, और पॉलिटिशियंस के लिए दिया था, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए दिया था, ब्यूरोक्रेट्स के लिए दिया था। ये क्या बात कर रहे हैं? ये नहीं समझ आती कि किस एनआरओ की बात कर रहे हैं। एनआरओ को पर्सन तो नहीं है ना, तो कोई ये कमरे में आएगा, एनआरओ मांगेगा, ये उनको एनआरओ दे देंगे। पर इनको समझना तो चाहिए एनआरओ है क्या, और एनआरओ किन बुनियादों पर दिया गया था वो, और ये किस एनआरओ की बात कर रहे हैं। और उस एनआरओ को भी
अपना सुप्रीम कोर्ट ने डिसॉल्व कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, दुरुस्त आपने दुरुस्त फरमाया कि एनआरओ, बात यह है कि एनआरओ का इख्तियार आखिर है किसके पास? अगर हुकूमत के पास नहीं है फिर ये क्यों कहते हैं ओपन फ्लोर में कि हमने एनआरओ इनको नहीं देंगे? के पास एनआरओ का इख्तियार नहीं है। ठीक है इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, नसीम ज़रा साहब हमारे साथ मौजूद। नसीम ज़रा साहब, इफ्तिखार साहब ने फरमाया है कि एनआरओ का इख्तियार मुराद सईद के पास नहीं है। फिर ये कहना किसी हवाले से दुरुस्त है कि मुराद सईद साहब या हुकूमत में मौजूद दीगर वज़रा बार बार एनआरओ मांगने की बात को रिपीट करते हुए ऑपोजिशन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि ये बात तो बड़ी क्लियर है, चाहे एनआरओ की बात हो, चाहे ये कहना कि मार्च तक सब जेल में चले जाएंगे, जी, या ये कहना अभी आगे देखें कौन कौन जेल में जाएगा। ये तो हमने एक हुकूमत की हिकमत अमली देख लिया है, वो सामने है सबके कि ऑपोजिशन को प्रेशर में रखे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि इस पे बहुत मरतबा सवाल किया गया है कि काम ये जो है ये तो एफबीआर का है, चाहे नैब का है, चाहे एफआईए का है, तो आपको इस पर बात करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये एनआरओ नहीं दे सकते, लेकिन एक अपने तरीके से ये बार बार प्रेशर डालते हैं। और ये भी देखना होगा कि जाहिर है इनकी और जो एरियाज में इकोनॉमी खास तौर पे अगर ले उस पे इश्यूज हैं बड़े मेजर परफॉर्मेंस के, तो उसको डिफ्लेक्ट करके उस पर जो अकाउंटेबिलिटी है, जो कि हमारा ख्याल है जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो इदारों पर छोड़ें, वो अपने तरीके से करें काम। लेकिन आपकी और हमारी बात और इफ्तिखार वो नहीं सुन रहे, वो एक तवातुर के साथ यही उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों से एक अपनाया हुआ है वतीरा। ये उनका एक तरीका है। वो कहते हैं जी हमने तो इसी पर बात करेंगे और करते चले जाएंगे, और आज देखेंगे नई बात छिड़ गई तो अब ये नई बात छिड़ गई तो अपोजिशन फिर जाहिर है उसका रद्द-ए-अमल होगा। तो इसी में तो मैं बात रहेगी। हालांकि ये जो तमाम अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस उससे वो तो इदारों के पास है, हुकूमत के पास तो नहीं है। ठीक, नसीम ज़रा साहब साथ रहेगा। इफ्तिखार साहब, आज की कार्रवाई भी आपने देखी होगी, इससे पहले भी मुतादिद बार जब भी हाउस में कार्रवाई होती है, अपोजिशन हुकूमत अपोजिशन पर तनकीद करती है, कोई कानून साजी अमल में नहीं आती है, किसी प्रोडक्टिव चीज़ पर डिस्कशन नहीं की जाती है। पीएसी की बात हो, कायमा कमेटियों की बात हो, आप क्या समझते हैं ये जो महाज इस वक्त खुला हुआ है, ये अगले आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेगा? क्योंकि 4 महीने तो हुकूमत को हो गए हैं। देखिए, बात ये है, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि इनके पास कोई मंसूबा था ही नहीं और ना अभी है। खुद ये 60 मेंबरों की वजह से कौमी असेंबली में बैठे हैं, और उन 7 मेंबरों में एमकेएम और बाप के नुमाइंदे मेंबर्स। आज वो 7 लोग पीछे हट जाएं तो ये कोलैप्स कर जाती है इनकी फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट जब कोलैप्स कर गई तो फिर पंजाब में इनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, ये असल में चाह क्या रहे हैं। और एनआरओ के बारे में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था। एक दफा एक एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक दिया। क्या ख्याल है, एनआरओ जो ये मांग रहा है, ये दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इजाजत दे देगी? और इनको पता भी है ये बात कर क्या रहे हैं। इन्होंने 100 दिन में हमसे कुछ वादे किए थे, एक वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। मैं कहता हूँ किसी एक शहर में ने इनको इन्हीं की मर्जी के हम शहर को अपना लेते हैं, उस शहर में मुझे बताएं कि सेहत, सफाई, ग्रीनरी, गवर्नेंस के लिए क्या चेंज आई इनके दौरे हुकूमत में, और इनसे जो पहले 100 दिन और 150 दिन पहले हुकूमत कर रहे थे, कोई चेंज आई है तो हमें बताएं टेलीविजन पर आकर। इस तरह धमकियां देनी, इस तरह अपना इसको पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को फिर सबरतौश करना, ये नौजवान लड़के हैं, इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। व्हाटएवर दे आर सेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अब तो दुनिया सुन रही है इनके टफो। अच्छा, किस आदमी ने एनआरओ मांगा जी? और मैं हैरान हूँ, ये एनआरओ दे कैसे सकते, किस चीज का एनआरओ देंगे? ये जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये गिरफ्तारियां इसलिए कर रहे हैं कि बिल्कुल ये तोड़ नहीं पाए मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग को तोड़ने की तमाम तर कोशिशें नाकाम होने के बावजूद अब ये नतीजे पहुंचे हैं। तो उनको जेलों में भेजो, उनको खौफजदा कर दो। मैं कहता हूँ अगर आप उनको जेलों में भेज के खौफजदा करके 2 साल के बाद अगर इलेक्शन कराएंगे तो फिर भी नताइज
वो नहीं होंगे जो पीटीआई चाहती है। जो पीटीआई ने परफॉर्म करना था, बेस्ट परफॉर्मेंस पीटीआई ने कर दी जो ये इंतखाब था। मैं इसकी बहस में नहीं जाता कि उसके इनके साथ कौन था और कौन नहीं था, बट दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस एनी पार्टी कुड हैव डन। इसके बाद इनका ख्याल है कि इन सब लोगों को जेलों में भेज के बेहतरीन परफॉर्म कर लेंगे। मुझे शक है कि ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इनको सोचना चाहिए सारे मामले पर। और ये इनको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी नाकामी मेरी नाकामी होगी। एक पॉलिटिकल पार्टी की नाकामी जो होती है वो डेमोक्रेसी की नाकामी होती है, और डेमोक्रेसी की जो नाकामी है वो आवाम की नाकामी होती है। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब और नसीम ज़ारा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कि जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दोस्त का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म देते हुए 4 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। 4 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल से निकाल दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दोस्त का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया है। 4 दिसंबर ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सामने आ गया है। जुल्फी बुखारी जो कि वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त भी हैं और मुशीर भी, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के करीबी साथी जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया है। और यह खबर आपको दें, वज़ीर आज़म था एहतसाम मुझसे शुरू करें। वज़ीर आज़म पर हेलीकॉप्टर का केस है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, और ये इजहार ख्याल किया है नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर, और उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अब्दुल अलीम खान, अलीमा खान, परवेज इलाही और परवेज खटक को भी गिरफ्तार किया जाए। इंतकाम नहीं, इंसाफ किया जाए। हम नैब चेयरमैन नहीं, इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ 200 पेशियां भुगत चुके हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इजहार ख्याल किया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि एहतसाब के नाम पर जो है वो इंतकाम लिया जा रहा है। नैब से मुतल्लिक आज कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं खुद भी मुलजिम हूं। शहबाज शरीफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बात करने के दौरान असम्बली से चले गए। तो आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया है। और नवीद कमर का भी ख्वाजा साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा सामने आया है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए, वो भी इस फ्लोर की कार्रवाई का हिस्सा होने चाहिए। ख्वाजा साद रफी साहब के केस में भी ये लाजिम है कि उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जो है फौरी तौर पे निकाला जाए ताकि वो आके इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बन सकें, वो वोट दे सकें, वो लेजिस्लेशन पे बात कर सकें, वो जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो कर सकें। उधर फवाद चौधरी की बात करते हैं जिन्होंने नून लीग की तरबियत पर तंज कर दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये अनोखे लाडले हैं, खेलन को चांद मांग रहे हैं। पहली बार सबसे शफाफ और आजाद एहतसाब हो रहा है। खजाना कैसे खर्च हुआ है हिसाब तो देना पड़ेगा। साइकिल चलाने वाले से पूछें कि पैसा कहां से आया तो जमहूरियत को खतरा लाहक हो जाता है। फवाद चौधरी ने भी आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर इजहार ख्याल किया और कहा कि अगर साइकिल रखने वाले से पूछा जाए कि इतना पैसा कहां से आया तो बोलते हैं कि जमहूरियत को खतरात लाहक हैं। जवाब शिकवा तो ले लेना, ठीक है। अगर ये आप जो है अगर जवाब सर ये अगर रोना धोना ही सुनना है, पिटना पिटाना ही है तो फिर
को जवाब तो सुनना। PMLN की मेरा ख्याल है जरा तरबियत में प्रॉब्लम है, दूसरों की बात नहीं सुनते। ये अनोखे लाडले खेलने को चांद मांग रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनसे कोई बात पुरुष ही ना हो, इनसे कोई क्राइटेरिया ही ना पूछा जाए। और फिर मैं ये भी जरा वाजे कर दूं कि अवाम एहतसाब चाहती है, अवाम ये चाहती है कि 10 सालों में और पाकिस्तान में जो लूट मार का बाजार लगाया गया है उसका हिसाब हो। अवाम का पैसा है, पिछले 10 सालों में जिस तरह खर्च हुआ है उसका हिसाब देना होगा। जिनके पास मोटरसाइकिल थे, जिन्होंने जब सियासत शुरू की, जब वो सियासत के ऊपर मिराज के ऊपर पहुंचे, उनके पास 8-8 बरले की गाड़ियां, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है और ये पैसा कहां से आया। और जब आप उनसे पूछे ये पैसा कहां से आया, ईमान का तकद्दुस खराब हो जाता है। और ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक का 10 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। नैब ने 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। 10 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। 22 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। ख्वाजा बरादरान की मुश्किलात में इजाफा, 10 रोज का जिस्मानी रिमांड मिल चुका है नैब को। और आपको ये भी बताएं कि 14 रोज के जिस्मानी रिमांड की उन्होंने इस्तदा की थी। और आपको ये भी बताएं कि ख्वाजा बरादरान की जो है वो रात कैसे कटी। नैब हवालात में ख्वाजा बरादरान की पहली रात कैसी गुजरी। दोनों भाइयों को नींद ही नहीं आई, रात भर टहलते रहे। घर का खाना भी आया, कपड़े भी आए, लेकिन नैब हुकाम ने वापस भिजवा दिए। ख्वाजा साद रफीक ने अपने वकील के साथ इम्तियाजी सलूक पर शिकवे भी कर डाले। दूर सवेरा बर्बाद है मेरा वो। साद रफीक और सलमान रफीक को नैब हुकाम ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में जमानत मंसूख होने पर हिरासत में लिया। नैब हवालात का अहवाल जानने वालों का कहना है कि हवालात में पहली रात ख्वाजा बरादरान को नींद नहीं आई। सारी रात परेशान रहे, चहलकदमी करते और मुशावरत करते रहे। ख्वाजा बरादरान के लिए रात को बिस्तर और गर्म कपड़े घर से पहुँचाए गए, खाना भी भिजवाया गया। दोनों भाइयों को भूख भी शिद्दत की लगी थी, मगर नैब हुकाम ने खाना वापस भिजवा दिया। एहतसाब अदालत में पेश किया गया तो साद रफीक चुप न रहे, अपने वकील के साथ गिले शिकवे कर डाले। बोले नैब हवालात में कोई सहूलत नहीं, बाथरूम में कुंडी तक नहीं है, सेल में खुफिया कैमरे लगाए गए हैं, नाश्ता भी नहीं किया। कोर्ट ने नैब को ख्वाजा बरादरान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब उन्हें फिर इसी हवालात में, इन्हीं हालात में ही रहना पड़ेगा। हुक्मरान खुद पार्लियामेंट से भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चोर हैं। सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, यह तब्दीली नहीं कि मुल्क शेख चिल्ली के ख्वाबों पर चले, हम चाहते हैं यह हुकूमत चले और मुद्दत पूरी करे। में आओ, पार्लियामेंट में बात करो, ये सारे मसाइल खत्म ना हो जाए तो खुर्शीद शाह का नाम तब्दील कर दो, आओ पार्लियामेंट में। मैं नवाज शरीफ को कहता था, मियां साहब पार्लियामेंट की सुपरमेसी को मानो, अंदर आओ, इधर बैठो, ये ताकत है जहां से आप वजीर आजम बने हैं। मगर उसने बात मेरी नहीं मानी। जो आज के हुक्मरान हैं वो भी पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, दुनिया में बता रहे हैं कि हम चोर हैं। तो मेरी दुआ ये है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। मेरी दुआ ये है कि ये पार्लियामेंट 5 साल पूरे करे। और खबर आपको नहीं, राजा रियाज हुए नाराज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज ने पीटीआई क़यादत से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। राजा रियाज ने बतौर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इस्तीफा दे दिया है। राजा रियाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। राजा रियाज हुए पार्टी से नाराज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज ने पीटीआई क़यादत से नाराज होकर इस्तीफा दिया है, नाराजगी का इजहार भी किया है। राजा रियाज ने बतौर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इस्तीफा दे दिया। राजा रियाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। राजा रियाज जो कि नाराज हुए तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज ने पीटीआई क़यादत से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि शहबाज शरीफ कहते हैं नैब और हुकूमत का गठजोड़ है, तो साबिक दौर में किसका गठजोड़ था? जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो हंगामा तो करेगा। ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी के बाद क्या होगा किसी नजूमी से पूछ लें। वो सियालकोट में शादियों की इज्तिमाई तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दुखी होता है वो हंगामा तो करता है ना, तो उसमें देखने वाली बात यह है कि वो ये कह रहे हैं जी कि जिस तरह नेशनल असेंबली में प्रोडक्शन आर्डर हुए हैं, यहाँ पंजाब में भी स्पीकर जो है वो प्रोडक्शन आर्डर करें साद रफ़ीक के और बाकी जो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे रूल्स भी नहीं है प्रोडक्शन आर्डर का, और वो मैंने चेक किया है, ये एक कानून और कायदे के तहत असेंबली चलती है, बाकी सारी सूबाई असम्बलियों में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सूबाई असम्बली में नहीं है। और उसमें चाहिए तो ये था ना कि 10 साल शहबाज शरीफ साहब रहे हैं। जब मैं उस वक्त वज़ीर आला था तो आपको पता होना चाहिए कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसलिए प्रोडक्शन आर्डर का सवाल नहीं पैदा होता था। और उसके बाद फिर ये सारा हुआ, तो इनको करना चाहिए था अपने दौर में। और जब राना साहब इनके स्पीकर थे तो उस वक्त जो गिरफ्तारियां हुई थी तो इन्होंने नहीं चेंज किया और इन्होंने और फिर कुछ नहीं हुआ। अब ये मुकाफात अमल है। नैब हुकूमत का आलाकार बन चुका। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी और हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोकने की मजम्मत करते हुए कहा कि ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी ने नैब की जानिबदारी साबित कर दी। अगर इंक्वायरी की बुनियाद पर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो हुक्मरान जमात के लोग क्यों बाहर हैं? कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए। नैब वही कर रहा है जो मुशर्रफ के जमाने में होता था। नैब हुकूमत का आलाकार बन चुका। तर्जुमान बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी और हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोकने की मजम्मत करते हुए कहा, ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी ने नैब की जानबदारी साबित कर दी। अगर इंक्वायरी की बुनियाद पर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो हुक्मरान जमात के लोग क्यों बाहर हैं? कानून सबके लिए एक होना चाहिए। नैब वही कर रहा है जो मुशर्रफ के जमाने में होता था। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे इसको बताएं कि अमेरिका का बड़ा यू टर्न। अमेरिका ने पहले डराया, धमकाया, फिर ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को मजहबी पाबंदियों की फहरिस्त इस्तिस्ना दे दिया है। जी हां, बिल्कुल। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तान को इस्तिस्ना अमरीका के अहम कौमी मुफाद के तहत दिया गया है। आपको बताएं कि अमरीका ने बड़ा यू टर्न लिया। अमरीका ने पहले डराया, धमकाया, फिर ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने पर वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी की अमरीकी फैसले पर कड़ी तनकीद देखने में आई है। शीरी मज़ारी का कहना है कि अमरीका इस इक़दाम के जरिए पाकिस्तान पर दबाव की मुज़हिका खेज कोशिश कर रहा है। क्या अमरीका को यूरोपीय यूनियन में मजहबी आज़ादी पर आयद संगीन कदगन दिखाई नहीं देती? ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान में मसीही गिरजाघरों की मौजूदगी से लाइल्म है तो उसे बताने के लिए तैयार हैं। श्री मज़ारी ने मुतालबा किया कि अमरीका अगर मजहबी आज़ादी में संजीदा है तो भारत में मोदी सरकार और यूरोपीय यूनियन में अपने इत्तेहादियों के तर्ज अमल पर भी निगाह डाले। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकालने के यूटर्न के बाद अमेरिका ने अपने मुफाद में एक और फैसला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की मुखालिफत को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि सऊदी अरब के साथ खड़े होने का मतलब मोहम्मद बिन सलमान का साथ देना है। आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकालने के बाद यूटर्न के बाद अमेरिका ने अपने मुफाद में एक और फैसला किया है।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी कंजर्वेटिव्स की तरफ से तहरीके अदम एतमाद पेश की जाएगी। बरतानवी मीडिया का कहना है कि आज टेरेसा मे के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जा रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लंदन के वक्त के मुताबिक शाम 6 से 8 बजे के दरमियान लाई जाएगी। आपको हम खबर दे रहे हैं, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी कंजर्वेटिव की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। बरतानवी मीडिया का कहना है कि आज टेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, जो कि लंदन के वक्त के मुताबिक शाम 6 से 8 बजे के दरमियान लाई जाएगी। और यह खबर आपको दें, मुल्तान में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मौजूद असिस्टेंट प्रोफेसर वासिफ अली को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 3 तलबा को गिरफ्तार कर लिया है। वासिफ अली को LEA 1836 नंबर वाली गाड़ी पर अगवा किया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के अगवा की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल भी कर ली है। आपको बताते चले अहम खबर, मुल्तान में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मौजूद असिस्टेंट प्रोफेसर वासिफ अली को बाजियाब करा लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मिट्टी में सिविल अस्पताल पहुंचे। चीफ जस्टिस ने अस्पताल में सहूलतों का जायजा लिया और इससे पहले चीफ जस्टिस ने आरओ प्लांट का दौरा भी किया, वहां का पानी भी पिया और अमले की सरजनिश भी की। अमले की सरजनिश की, बरहम हुए कि पानी की क्वालिटी बेहतर क्यों नहीं है, इसको बेहतर किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मिट्टी में सिविल अस्पताल पहुंचे, वहां का दौरा किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मिट्टी में सिविल अस्पताल पहुंचे। चीफ जस्टिस ने अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया और इससे पहले चीफ जस्टिस ने आरओ प्लांट का दौरा भी किया, पानी की बेहतर क्वालिटी पर बरहम भी हुए। आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस का दौरा, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार थरकोल मंसूबे का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे। नहीं सर, वो नहीं है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, थोड़ा वाइट और शॉर्ट वाइट करवाए हैं, वज़ीर आला सिंध और दीगर जज साहिबान भी उनके हमरा थे। एग्रो कंपनी की जानिब से थरकोल मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। चीफ जस्टिस ने थर के मुख्तलिफ इलाकों में आरओ प्लांट्स का जायजा लिया, तहसील अस्पताल डेपलो भी गए।